नाउ दुनिया में ऐसे बहुत सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हैं, जिन्हें एक टाइम पर सॉल्व कर पाना टोटली इम्पॉसिबल लग रहा था। बट काफी सालों के पीरियड में इनमें से कई सारे केसेस फाइनली सॉल्व कर दिए गए हैं, जैसे कि वो इन्फेमस एलाइसा लैम वाला केस। आई एम डैम श्योर तुमने सिसिल होटल की लिफ्ट में कैप्चर की गई टेरिफाइंग फुटेज कभी ना कभी देखी होगी, जहां हम एक कॉलेज स्टूडेंट एलाइसा लैम को देखते हैं जो किसी से छुपने की कोशिश कर रही है। कभी वो हवा में किसी से बातें करने लगती हैं तो कभी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है। एंड इसी इंसिडेंट के थोड़े दिनों बाद एलाइसा की डीकंपोजिंग बॉडी उसी होटल की वाटर टैंक में मिलती है। वो वहां तक कैसे पहुंची एंड उसके साथ क्या हुआ, ये चीज काफी सालों तक एक मिस्ट्री बनी हुई थी until now। So, बात दरअसल जनवरी 2013 की है, जहाँ पर एलाइसा कैलिफोर्निया के सिसिल होटल में अपने कुछ रूममेट्स के साथ रुकी हुई थी। उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल देखने पर एलाइसा एक नॉर्मल हंसमुख लड़की लगती है, बट अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स जब वो लोग होटल में रुके हुए थे तो एलाइसा का बिहेवियर काफी ज्यादा ऑड था, जिसकी वजह से एलाइसा उस रूम को छोड़कर एक डिफरेंट रूम में अकेले रहने लगती है। नाउ और बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है? और बिहेवियर ये कि एलाइसा कभी कभार अपने रूममेट्स के लिए नोट छोड़कर जाती थी, इसमें वो स्ट्रेंज बातें लिखती थी, जैसे कि गो होम एंड गो अवे। और तो और कई बार रूम को अंदर से लॉक कर अपने रूममेट से पासवर्ड मांगती थी दरवाजा खुलवाने के लिए। जब एलाइसा होटल में रुकी हुई थी वो अपने पेरेंट्स को डेली कॉल कर अपडेट देती रहती थी, लेकिन उसने अचानक अपने पेरेंट्स को कॉल करना टोटली बंद कर दिया, जिसके बाद एलाइसा के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने पूरे होटल को चेक किया एंड इवन डॉग्स का यूज कर एलाइसा के रूम को चेक किया। डॉग्स ने एलाइसा की सेंट पूरे होटल में फॉलो की, लेकिन एलिसा कहीं पर नहीं मिली। देन 2 हफ्ते बाद पुलिस ने ये इन्फेमस वीडियो पब्लिकली रिलीज किया जो टोटली वायरल हो गया। हर एक कंटेंट क्रिएटर ने इस फुटेज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड अभी जाकर मैं भी बना रहा हूँ। एनीवेज, पुलिस ने जब ये स्ट्रेंज सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया तो हम फुटेज में देख सकते हैं जहां एलाइसा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। कभी वो एलिवेटर्स के सारे बटन को डेस्परेटली दबा रही थी, कभी वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी तो कभी किसी से हवा में बातें कर रही थी। सो ऑब्वियसली जब ये वीडियो वायरल होने लगी तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बुलशिट थ्योरीज देना स्टार्ट किया, लाइक एलाइसा भूत से छुपने की कोशिश कर रही है, डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं, और तो और लोगों ने ये तक कहा कि एलाइसा दरअसल एक एलिवेटर गेम खेल रही है जिसकी वजह से वो एक दूसरे डायमेंशन में फंस गई है। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। बट अगर रियलिटी की बात करें तो इस इंसिडेंट के थोड़े दिनों बाद होटल के गेस्ट लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वहाँ के पानी में बहुत ही ज्यादा अजीब टेस्ट आ रहा है। फरवरी 19 को जब होटल का मेंटेनेंस वर्कर ऊपर टेरेस पे पानी की टंकी चेक करता है तो वहां पर पानी की टंकी के अंदर उसे एलाइसा की डीकंपोजिंग बॉडी मिलती है। फॉर सम रीजन उस लिफ्ट वाले इंसिडेंट के बाद एलाइसा होटल के रूफ पर जाकर पानी के टैंकर को खोलकर उस पानी के अंदर अपनी जान दे देती है। एंड अजीब बात ये कि होटल का रूफ टोटली लॉक था। पिछले 13 सालों से किसी को आइडिया नहीं है कि आखिर एलिसा के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। Until now, ये केस दरअसल स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा सिंपल था। वो इसलिए क्योंकि एलाइसा दरअसल एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन थी। एलाइसा दरअसल एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रही थी एंड इस पूरे सिसिल होटल के इंसिडेंट के बीच भी उसकी दवाइयां चल रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स ये सारी हरकतें एलाइसा ने पहले भी की है जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। एंड ये चीज भी प्रूव हो चुकी है कि एलाइसा होटल रूफ पर इस फायर एस्केप लैडर का यूज कर चढ़ी होगी, क्योंकि डॉग्स ने एलाइसा की स्मेल यहाँ तक भी फॉलो की थी। The same emergency chute that Elisa Lam took up to the roof, K9 followed her scent to this window here, right here. So the case is actually solved now. एलाइसा अपने मेंटल बिहेवियर के चलते खुद ही वहां चली गई थी, जैसा उसने पहले भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वहां पर कोई भी नहीं था उसे बचाने के लिए। इस केस को सॉल्व करने में लोगों को 13 साल लग गए, बट ये टाइम कुछ भी नहीं है अगर हम लोग इस केस को कंपेयर करें द बॉय इन द बॉक्स केस से, जिसे सॉल्व करने में लोगों को टोटल 65 साल लग गए। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मुझे कुछ दिनों पहले मिली। बेसिकली इस गेम को खेलने पर तुम्हारा सिर्फ टाइम पास नहीं होगा बल्कि तुम अच्छे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तुम्हें नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर यहाँ पर आना है, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें अपना फोन नंबर, ईमेल एंड एक पासवर्ड डालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे फटाफट मैं डाल देता हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीज़ें ब्लर कर दूंगा बिकॉज ऑब्वियसली। एंड देन यहाँ पे तुम्हें एक पासवर्ड डालना है जो तुम्हें याद रहे एंड देन तुम्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप आएगा एंड तुम लोग रजिस्टर हो जाओगे। सो रजिस्टर होने के बाद तुम्हें अपने अकाउंट को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं चूज़ करता हूँ फ़ोन पे। जैसे कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो मैं बस इस बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है एंड जब ये बलून इन्फ्लेट हो रहा होगा तो मैं इसे छोड़ना है एंड जो भी रिवॉर्ड होगा वो तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सो अगर तुम्हें भी ये खेलना है तो मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज़ करना मत भूलना, जिससे तुम्हें 500% का बोनस मिल सकता है फर्स्ट डिपॉजिट पर। सो अगर तुम्हारा मन है देन यू कैन चेक इट आउट। सो एज ऑलवेज मेरे पास दिखाने के लिए ज़्यादा फुटेजेस नहीं है बिकॉज मैंने फेस कैम किया नहीं है इस बार, तो इसलिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा हॉरर गेम प्ले डाल दिया बैकग्राउंड में। अगर तुम लोग वीडियो से बोर हो जाओ तो तुम लोग ये भी देख सकते हो। ये केस एक्चुअली तब का है जब मैं एंड इवन तुम सब लोग भी पैदा नहीं हुए थे। सो बात दरअसल 25 फरवरी 1957 की है। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के एक रोड किनारे लोगों को एक स्ट्रेंज बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर एक छोटे लड़के की बॉडी थी। उस लड़के की एज ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 साल की होगी एंड जिस बॉक्स के अंदर वो बच्चा मिला था उस बॉक्स पर काफ़ी सारे सीरियल नंबर लिखे हुए थे एंड बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ब्लैंकेट एंड कुछ कपड़े मिले थे। पुलिस वालों को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये बच्चा किसका है एंड जब बच्चे को दफनाया गया तो उस बच्चे की कब्र पर भी ये लिखा गया कि अमेरिकाज अननोन चाइल्ड। इसके साथ जहाँ पर वो बॉक्स मिला था वहाँ पर एक रोड साइन भी बना दिया गया जहाँ पर लिखा गया है कि ये अननोन बच्चा जिसे आज बॉय इन द बॉक्स कहा जाता है वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। उसका केस आज भी ओपन है एंड अब उसे अमेरिकाज अननोन चाइल्ड नाम दिया गया है एंड अब तक उस लड़के की बॉडी 2 बार उसकी कब्र से निकाली जा चुकी है डीएनए टेस्टिंग के लिए। पहली बार 1998 में जो कि अनसक्सेसफुल था एंड दूसरी बार 2019 में जब डीएनए टेस्टिंग काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। लेकिन इस पॉइंट पर उस बच्चे का डीएनए टोटली डिग्रेड हो गया था। इसकी वजह से एक्सपर्ट्स को टोटल 2.5 years तक उसके डीएनए पे काम करना पड़ा वापस से उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। इसके बाद फाइनली 8 दिसंबर 2022 को उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उस बच्चे का नाम एक्चुअली में जोसेफ अगस्टस अरेली है। उसके डीएनए को जब जेनेटिक डाटाबेस में डाला गया उसके बाद उसकी मम्मी के साइड को पहचान लिया गया। इसके बाद उसके बर्थ रिकॉर्ड्स को चेक करने पर उसके फादर का भी पता चल गया एंड साथ ही में ये बात भी पता चली कि उसकी मम्मी के और 3 बच्चे भी थे। बट आई डोंट थिंक अब तक किसी को पता चला है कि आखिर जोसेफ को किसने मारा था एंड अगर मैं गलत हूं तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में ठीक कर सकते हो। नाउ टूपाक शुकारा का जो केस है वो मैंने एक्चुअली अपनी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री वाली वीडियो में मेंशन की थी। मुझे अब जाके पता चला कि ये केस एक्चुअली में सॉल्व हो चुका है। सो बात दरअसल सितंबर 7, 1996 की थी। एक फेमस अमेरिकन रैपर टूपाक शुकारा को उसकी कार में गोली मार दी जाती है। कार के ड्राइवर को बस नॉर्मल इंजरीज होती हैं, लेकिन टूपाक को 4 बार गोली मारी जाती है एंड उन्हीं इंजरीज की वजह से टूपाक की 6 दिन बाद मौत हो जाती है। उस वक्त सीधा सीधा शक एक गैंग मेंबर पर गया था, ऑर्लैंडो एंडरसन, लेकिन ऑर्लैंडो के हिसाब से उसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है एंड 1998 में ऑर्लैंडो खुद भी एक डिफरेंट अनरिलेटेड गैंग शूटिंग में मारा जाता है एंड इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद एक और अमेरिकन रैपर बैगी स्मॉल्स को भी ड्राइव बाय शूटिंग में गोली मार दी जाती है। टूपाक की तरह बैगी का केस भी अनसॉल्व ही रहता है। इसके चलते बैगी की मॉम वेलेटा वैलेंस एक $400 मिलियन का लॉ सूट लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट पर यानी कि LAPD पर फाइल कर देती है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर कुछ बुरे पुलिस वालों ने उसके बेटे को जानबूझ के मारा है। ये लॉ सूट इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट का था कि जिसके चलते पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बैंकरप्ट हो सकता था। सो कोर्ट रूम में 4 साल तक लड़ने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया बेस्ट तरीका एक ही है ये साबित करने का कि उन्होंने बैगी को नहीं मारा है बाय एक्चुअली फिगरिंग आउट हु एक्चुअली किल्ड हिम। सो पुलिस डिपार्टमेंट एक LAPD डिटेक्टिव को बुलाती है इस केस को सॉल्व करने के लिए एंड ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ग्रेग कैटिंग था, जो कि वही बंदा है जो आगे जाकर टूपाक के केस को सॉल्व करता है। मैं इस केस को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, सो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि एंड में हुआ क्या।
सो 4 साल तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब पुलिस वालों के पास और कोई भी लीड नहीं बचा था सिवाय एक ड्वेन केफी डेविस नाम के बंदे के, एंड ये वही बंदा है जो क्लेम करता आया है कि वो उस गाड़ी के फ्रंट सीट में बैठा था जिसका यूज कर टूपाक को गोली मारी गई थी। डेविस एक हाई रैंकिंग गैंग मेंबर था एंड इस बंदे का नाम ऑलरेडी हर एक केस फाइल पर था, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने बैगी को बैक स्टेज में बुलाया था जहां पर उसे शूट आउट में मार दिया गया था, एंड ये टूपाक के मर्डर के टाइम भी LA में मौजूद था। डेविस ऑलरेडी एक आलीशान जिंदगी जी रहा था साउथर्न कैलिफोर्निया में, क्योंकि वो एक कोलंबियन कार्टेल के साथ ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व था, एंड इस वजह से उससे डायरेक्ट पूछताछ करना काफी ज्यादा मुश्किल था। सो ग्रेग ने एक प्लान बनाया कि वो लोग डेविस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग ड्रग केस बनाएंगे जिससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सके, एंड उस केस का यूज कर वो लोग बैगी के केस डिटेल्स डेविस से पूछ लेंगे। देन इन शॉर्ट अच्छे खासे प्रूफ मिलने के बाद पुलिस वाले डेविस के घर जाकर उसे धमकाते हैं कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला तो। उसे ये भी बोला गया कि अगर वो टूपाक एंड बैगी के केस डिटेल्स उन्हें दे देगा तो वो इस केस से बच सकता है। देन डेविस अपने लॉयर को कॉल करता है एंड डील की जाती है पुलिस वालों से कि डेविस जो भी स्टेटमेंट देगा पुलिस वाले वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते उसे अरेस्ट करने के लिए, एंड ये ड्रग केस से भी उसे छुटकारा मिल जाना चाहिए। सो इसके बाद डेविस जो बताता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताने का ट्राई करता हूँ। वो डीडी था भैंचोद। I mean, अगर सीरियसली बताऊं तो डेविस काफी सारे लोगों के नाम इस केस के अंदर इन्वॉल्व करता है, बट सिंपली ये सब स्टार्ट हुआ था 1991 में, जहां डेविस एक ईस्ट कोस्ट ड्रग डीलर से मिलता है जिप मार्टिन, जो आगे जाकर डेविस को डीडी से मिलाता है, या डीडी से, इसे याद रखना। तब जब बैड बॉय एंड डेथ रो रिकॉर्ड्स के बीच में अनबन स्टार्ट हुई तो डीडी ने एलिजेटली डेविस एंड कुछ गैंग मेंबर्स को टूपाक एंड सेज को मारने की सुपारी दी $1 मिलियन की। उसके बाद सितंबर 1996 में जब टूपाक एंड सेज डेविस के नेफ्यू ऑरलैंडो एंडरसन को पब्लिकली बहुत बुरी तरीके से मारते हैं तो डेविस के पास एक और रीजन होता है टूपाक एंड सेज को एलिमिनेट करने का। बट एक प्रॉब्लम थी कि लॉस एंजलिस में गन लेके जाना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट थैंक्स टू हिज न्यू फ्रेंड जिप मार्टिन वो उन्हें गन प्रोवाइड करता है। देन डेविस, एंडरसन एंड और 2 गैंग मेंबर्स एक व्हाइट कैडिलैक में जाते हैं, एंड जब वो लोग टूपाक एंड सेज को उनके BMW में देखते हैं तो एंडरसन वहां जाकर मल्टीपल बुलेट्स उनके ऊपर शूट करता है। टूपाक को टोटल 4 बुलेट्स लगती हैं एंड सेज काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। देन 6 दिन बाद इंजरीज की वजह से टूपाक की डेथ हो जाती है। सो डेविस के कन्फेशन का यूज कर पुलिस वाले डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं बिकॉज फक दैट डील। इसके बाद डेविस ये भी बताता है कि डीडी ने टूपाक के इंसिडेंट के बाद फोन कर डेविस से पूछा था कि क्या ये उसी की बाउंटी का नतीजा है। इसके लिए उसने ना बोला, बट डेविस ने उससे फिर भी बाउंटी के पैसे मांगे जो कि उसने मना कर दिया। एंड टिल दिस डे डीडी ये चीज में डिनाई करता है कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है टूपाक के मर्डर में, लेकिन हमें पता है कि डीडी कैसा इंसान है तो डेफिनेटली वो टूपाक के मर्डर में इन्वॉल्व था। सो गाइस, यही थे कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो फाइनली सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड एज ऑलवेज मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।